स्वागत है आप सबका हमारी नई वीडियो में। आज हम रिव्यू करेंगे डेथ नोट की नेटफ्लिक्स अडेप्टेशन के ट्रेलर को। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है तो कहीं जाइएगा नहीं। फैंस के बीच इस ट्रेलर को लेकर काफी नफरत देखने मिली है। सभी बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। ट्रेलर पर लाइक्स और डिसलाइक्स का रेशो 50-50 का है और नेटफ्लिक्स की बाकी वीडियोस के मुकाबले इस पर व्यूज भी अच्छे खासे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर डेथ नोट चीज क्या है और कितनी पॉपुलर है। फिर भी अगर आप में से किसी ने डेथ नोट नहीं देखा है तो दिल से बोलता हूँ, प्लीज जाके पहले डेथ नोट देखो, मेरी वीडियो जाए भाड़ में। खैर, इस ट्रेलर के प्रति जो नफरत की भावना उत्पन्न हुई है उसकी एक वजह है इस मूवी की कास्टिंग, और जो सबसे गलत बंदा यहाँ कास्ट हुआ है वो है एल। The most loved character is now the most hated one। ठीक है, मैं उसके काला होने को कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन कम से कम उन्हें एक मंझा हुआ एक्टर तो लेना चाहिए था। ये एल तो एक रेप स्टार है। और बाकी कैरेक्टर्स की बात करूं तो मुझे किसी से कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काफी लोगों का कहना है कि इन लोगों ने मूवी को व्हाइट वॉश करके अच्छा नहीं किया। अब जिन लोगों को व्हाइट वॉश का मतलब समझ नहीं आया उन्हें बता दूं कि इसका मतलब है कि मूवी में सिर्फ गोरे चिट्टे अमेरिकन को ही रोल मिला है। लोगों का कहना है कि ये रोल्स एशियन या जापानीज एक्टर्स को मिलने चाहिए थे। ऐसे लोगों को मैं दिल से बोलना चाहूंगा कि कहीं जाके आत्महत्या कर लो, दुनिया को तुम्हारी बिल्कुल जरूरत नहीं है। नहीं, सच में मैंने एक बात नोटिस की कि जब भी कोई लाइव एक्शन आती है इन लोगों का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। देखता हूँ सब कवर हुआ है नहीं। हाँ, ये हो गया, ठीक। हाँ बिल्कुल। हाँ, एक मिनट, ये तो रह ही गया। ये आखिर है क्या? डेथ बॉल द मस्त एयर बेंडर। ओके, ठीक। और कुछ तो नहीं। हाँ, ये हाँ, अमेरिकन इस मूवी में आखिर कर ही कह रहे हैं। सब कुछ व्हाइट वॉश करके सत्यानाश कर दिया इन्होंने। ये लोग स्टोरी को जापान भी क्यों नहीं बनाते जहां सारे कैरेक्टर जापानीज हो और जो जापानीज में बात करें, और ये लोग एक इंग्लिश अडेप्टेशन में इंग्लिश आखिर बोल ही क्यों रहे हैं? ये जापान वहां के काम और वहां के कल्चर की सरासर बेइज्जती है। खैर, दूसरा नफरत करने का कारण ये लग रहा है कि ये एक्शन पैक्ड मूवी ज्यादा लग रही है बजाय सस्पेंस या थ्रिलर के। एनीमे बार बार आपके तर्क और नैतिकता को टेस्ट करता है। एल और लाइट दोनों की सोच और दिमाग की लड़ाई है, लेकिन ट्रेलर में लोगों का दिमाग कम और हाथ पैर ज्यादा चल रहे हैं। कुछ लोग ये भी कहते हुए दिख रहे हैं कि इट्स नॉट द डेथ नोट वी नो। उनसे मैं कहना चाहूंगा, अगर तुम्हें वही डेथ नोट दोबारा चाहिए कॉपी पेस्ट करके तो जाके एनीमे ही देख लो, जबरदस्ती का हल्ला मत मचाओ। केवल उतना ही एनीमे ले जितने में एल है, तो भी 5-6 घंटे की कहानी तो है ही। अब उसको 1 घंटे 40 मिनट में किया जाएगा तो चीजें तो रश करनी ही पड़ेंगी। यहाँ इनको काफी बड़ा नुकसान है। अगर इन्होंने मूवी की जगह एक टीवी सीरीज बनाई होती तो स्टोरी और कैरेक्टर्स को डेवलप होने के लिए सही टाइम मिलता। यहाँ मूवी के फेल होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। खैर, कम से कम इन्होंने एनिमे को फ्रेम बाय फ्रेम कॉपी तो नहीं किया है, अपनी स्टोरी बनाई है, अपने कल्चर में ढालने की कोशिश की है। एक अलग दौर और कल्चर से उठा के अपने कल्चर और मॉडर्न टाइम में डाला है, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है इनका र्यूक। सच में सबसे सही बंदे को ये रोल मिला है। जी हाँ, ये वही है स्पाइडरमैन का ग्रीन गॉब्लिन। और जो मुझे इस ट्रेलर में बात अच्छी लगी वो था इस ट्रेलर का म्यूजिक। तो ये थे ट्रेलर के ओवरऑल प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स। अब ट्रेलर को सीन बाय सीन डिस्कस करते हैं। ट्रेलर के शुरू में कुछ अमेरिकन लड़के एक जापानीज लड़के को लूट रहे हैं। पहले मैंने सोचा कि सब कुछ अमेरिका में ही है तो इसे भी अमेरिकन ही ले लेते, ये जापानीज क्यों? फिर लगा कि शायद ये दिखाने के लिए है कि जापानीज वहाँ माइनॉरिटी में है और ये बिगड़े लड़के उन्हें अपने पैरों की धूल समझते हैं। यहाँ लाइट को गुस्सा तो काफी आ रहा है, पर अभी वो कुछ डरपोक सा लग रहा है। जब इसकी क्लासमेट कम फ्यूचर गर्लफ्रेंड इस लड़ाई में कूदती है तो इस लाइट को थोड़ा सा पुश मिलता है और लड़की को बचाने के लिए ही सही ये बुरे लोगों के सामने खड़ा होता है। हाँ, वो बात अलग है, बाद में कुत्तों की तरह मार भी खाता है। र्यूक के बाद जो इस ट्रेलर में सबसे बढ़िया चीज है वो है ये एप्पल, और अब ये गिरी डेथ नोट। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब एनीमे में डेथ नोट गिरती है तो लाइट अपनी क्लास में बैठा होता है। वहाँ से उसकी नजर डेथ नोट पे पड़ती है और वो जाके उसे उठा लेता है। यानी वहाँ डेथ नोट कोई और भी उठा सकता था, पर उसके बिल्कुल उलट लाइट यहाँ किसी सुनसान जगह में बैठकर गाने सुन रहा है, जैसा कि आप यहाँ ईयरफोन्स देख ही सकते हैं। और ऐसा लग रहा है कि र्यूक सीधे सीधे इसी की झोली में डेथ नोट डाल रहा है। और अगर इस नोटबुक की बात करूं तो मुझे एक सिंपल प्लेन डेथ नोट की जगह ये ज्यादा पसंद है। और जैसा कि आप यहाँ ये निशान देख ही सकते हैं, हो सकता है ये र्यूक की चेन्स की वजह से आए हों और ये र्यूक की खुद की डेथ नोट हो, उसने किसी से चुराई ना हो। यहाँ लाइट जब डेथ नोट का पहला रूल पढ़ रहा है तो हम देख सकते हैं कि उसके चेहरे पे चोट के निशान है, जो कि उस झगड़े में आए होंगे। तो इस सब से हम एक स्टोरी बनाते हैं। लाइट किसी सुनसान जगह में बैठकर गाने सुन रहा था और अपनी जिंदगी और उसे बद से बदतर बनाने वालों को कोस रहा था, यानी कि क्रिमिनल्स या टेररिस्ट। वहाँ थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी और फिर वहाँ र्यूक अपनी डेथ नोट गिरा देता है। लाइट उसे उठा तो लेता है पर फिलहाल पढ़ नहीं पाता क्योंकि बारिश तेज हो जाती है। तो वो डेथ नोट को अपने बैग में डालता है और घर की तरफ भागने लगता है। रास्ते में वो कुछ लड़कों को एक जापानीज लड़के को लूटते हुए देखता है। यहाँ उसकी जमकर धुलाई होती है और ये लोग लाइट को स्कूल में बंद कर देते हैं, जैसा कि आप यहाँ ये क्लासरूम और साइंस लैब देख ही सकते हैं। यहाँ वो बोर होकर डेथ नोट खोल ही लेता है, लेकिन अभी उसे विश्वास
एहसास नहीं होता। और फिर र्यूक वहाँ अपनी एंट्री मारता है। इस एंट्री को काफी ड्रामेटिक और हॉरर मूवी जैसा बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि इस मूवी के डायरेक्टर ने अब तक केवल 2-3 हॉरर मूवीज ही बनाई हैं, तो हॉरर का तड़का लगाने की कोशिश की गई है। बत्तियां जल बुझ रही हैं, चीजें यहाँ से वहाँ उड़ रही हैं, और इस सीन में ये डेस्क अपने आप यहाँ से खिसक जाती है। यहाँ लाइट बहुत ही डरा हुआ लग रहा है। देखा जाए तो लाइट का डरना ठीक ही है, क्योंकि अभी उसे डेथ नोट की सच्चाई नहीं पता है, और ऑफ कोर्स वो किसी मौत के देवता का इंतजार नहीं कर रहा है। वैसे इतना करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये कोई हॉरर मूवी तो नहीं है, पर हाँ, मौत के देवताओं के लिए इंसानों का ये डर पूरी मूवी में इस्तेमाल किया गया हो तो काफी अच्छा लगेगा। वैसे पूरे ट्रेलर में र्यूक को जितना हो सके अंधेरे में रखने की कोशिश की गई है। मेरा मानना है कि र्यूक को जितना अंधेरों में या बैकग्राउंड में रखा जाएगा उतना ही ज्यादा अच्छा लगेगा। एनिमे और इस मूवी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये भी है कि र्यूक डेथ नोट के गिरने के कुछ दिन बाद आता है, और तब तक लाइट उसमें सैकड़ों नाम लिख भी चुका होता है। लेकिन इस मूवी में लाइट ने अब तक डेथ नोट में कोई नाम नहीं लिखा है, और पहला नाम वो र्यूक के कहने के बाद लिखता है। अगले सीन में ये जिस तरह की रोशनी है, इससे आप समझ सकते हैं कि ये कोई क्राइम सीन है। यहाँ लाइट और र्यूक के एक्सप्रेशन देख के ऐसा लगता है कि लाइट शायद यहाँ डेथ नोट टेस्ट कर रहा था, और अब उसे यकीन हो गया है कि डेथ नोट असली है। एक और गौर करने वाली बात यह है कि इस मूवी में लाइट लेफ्ट हैंडेड है। हो सकता है एल को इससे लाइट को पकड़ने में काफी मदद मिले, क्योंकि ज्यादातर लोग राइट हैंडेड होते हैं। यहाँ आगे हमें डेथ नोट का एक पेज देखने मिलता है, जहाँ हम नीचे ये अब्दुल और मोहम्मद जैसे नाम देख सकते हैं। अब इसके लिए मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन हो सकता है कि ये नाम पाकिस्तान की ओर इशारा करते हों, क्योंकि अमेरिका में ज्यादातर टेररिस्ट अटैक्स पाकिस्तान से ही हुए हैं, और हो सकता है टेररिज्म से रिलेट करने के लिए इन लोगों ने मुस्लिम नेम्स का इस्तेमाल किया हो। और इस धमाके वाले सीन में आप देख सकते हैं, जो कि एक टेररिस्ट कैंप जैसा लग रहा है, और यहाँ कोने में ये चीजें कुछ कटे हुए सर जैसी लग रही हैं। तो ये मूवी नए दौर के कुछ पेचीदे मसलों को कवर करने वाली है। इस पेज पर हम और भी डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है एंटनी स्टेप्स सिली विद नाइफ। हो सकता है कि ये लाइट सिर्फ हार्ट अटैक से मारना पसंद नहीं करता, इसको अलग अलग तरीके से मारना ज्यादा पसंद है। आगे लिखा है जेम्स एग्जिट्स विदाउट हार्मिंग हिज होस्टेजेस, स्टेप्स इनटू ट्रैफिक वेयर ही इज स्ट्रक एंड किल्ड। ये बिल्कुल उस सीन जैसा है जिसमें लाइट रे पेनबर का नाम जानने की कोशिश करता है। उम्मीद है इन लोगों ने बिल्कुल वैसा का वैसा कॉपी ना किया हो। अब आते हैं अगले सीन पर। यहाँ लाइट अपनी गर्लफ्रेंड से कह रहा है कि वो सारे क्राइम खत्म कर देगा। ओके, इन्होंने कैरेक्टर्स के नाम तो सेम रखे हैं, पर उन्हें ओरिजिनल से बिल्कुल अलग बनाने की कोशिश की है, वरना लाइट को किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा था कि वो किसी को भी अपना प्लान बताए। यहाँ तक कि मीजा लाइट को खुद ढूंढती है शिनिगामी आइज की मदद से, और ये लोग पैशनेटली किस कर रहे हैं। ओके, मैं चेंजेस एक्सेप्ट करता हूँ, बट ये चेंज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। लाइट ऐसा इंसान है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने बाप तक की बलि चढ़ा दे, उसके लिए प्यार व्यार कोई मायने नहीं रखता। अब कैरेक्टर्स की बात आई ही है तो मैं ये भी बता दूं कि आगे इस लड़के को मरते हुए दिखाया गया है, जो कि हो सकता है लाइट का क्लासमेट है या कोई जान पहचान वाला ही है। अब अगर लाइट इसे भी मारेगा तो ये बहुत ही बेवकूफी भरा काम है, क्योंकि इससे लाइट को पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा। अगले सीन में हम कीरा के कुछ फॉलोवर्स को उसकी पूजा करते हुए देख सकते हैं, और लाइट यहाँ खड़े होकर उसका जश्न मना रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस लाइट को थोड़ा धक्का देने की जरूरत पड़ती है, और ये काम कर रही है इसकी गर्लफ्रेंड और ये कुछ फॉलोवर्स। इसकी गर्लफ्रेंड आगे एक सीन में कहती है कि जो बखूबी इसको बढ़ावा देने का काम कर रहा है। अगले सीन में हमें दर्शन होंगे एल के। बाकी चीजें एक तरफ, एक्टिंग, रेप स्टार, इसका काला होना सब एक तरफ, लेकिन ये एल खुल्लम खुल्ला पब्लिक में खड़े होके आधे मुंह पे कपड़ा बांधे स्पीच दे रहा है। ठीक है, तुम लोगों को अपना कैरेक्टर बनाना था, ठीक है, लेकिन इतना भी क्या बदलना कि जो एल लोगों को अपनी असली आवाज तक नहीं सुनाता, वो पब्लिक में खड़े होकर नंगा नाच कर रहा है। और मूवी में इस एल को अच्छी खासी मीडिया कवरेज भी मिली है। मेरा मतलब सीरियसली इस बात पर लोगों का गुस्सा बिल्कुल जायज है। यहाँ अगले सीन में आपको कीरा के एक बड़े हत्याकांड का सीन दिखेगा, जहाँ लगता है सबने एक दूसरे को चाकू और कुल्हाड़ियों से मार डाला है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस लाइट को अलग अलग तरीके से मारना ज्यादा पसंद है बजाय हार्ट अटैक के। यहाँ लाइट के कैरेक्टर में बहुत ज्यादा चेंज किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लाइट ने साफ साफ लिखा है जस्टिस ऑफ कीरा। लाइट कभी भी सीधे मैसेज नहीं छोड़ता, वो हमेशा कोट्स में छोड़ता है, जिसे सिर्फ एल समझ सकता है। खैर, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन मैसेजेस का वैसे भी कोई मतलब नहीं होता। पहले तो मैं सोच में पड़ गया कि इन लोगों ने कीरा वर्ड क्यों इस्तेमाल किया है, जबकि ये एक इंग्लिश अडेप्टेशन है, पर बाद में समझ आया शायद इस टोक्यो हत्याकांड के बाद ये नाम पड़ा हो। इस मूवी में एल खुद क्राइम सीन पर जाकर इन्वेस्टिगेट कर रहा है, खुद चेजिंग कर रहा है, जो कि बहुत बड़े चेंजेस हैं। और इसमें वातारी को जापानी बनाया गया है, जबकि एनिमे में वो एक अंग्रेज था। आगे इस ट्रेलर में चर्च की एक पुरानी बिल्डिंग को गिरते हुए दिखाया गया है, तो हो सकता है ये मूवी टेररिज्म के अलावा रिलीजियस व्यूज को भी टारगेट करे। ट्रेलर के एंड में इससे रिलेटेड एक डायलॉग भी है, What they want is a God. So let's give it to them. ये डायलॉग रिलीजन के साथ ह्यूमन साइकोलॉजी की ओर भी इशारा करता है कि इंसानों को एक जादू दिखाया नहीं और बना देंगे तुमको भगवान, तो उनके भगवान बनो और उन पर राज करो। मुझे ये डायलॉग बहुत मीनिंगफुल और बहुत अच्छा लगा। आगे कुछ सीन्स में हम मिया को काफी कुछ करते हुए देख सकते हैं। एक लड़के को इलेक्ट्रिक शॉक दे रही है, लाइट के साथ बैठकर नाम लिख रही है। मीजा के उलट ये लाइट को परेशान करने के बजाय उसकी मदद करेगी शायद। और अब आगे आता है एक और बेहतरीन डायलॉग,
I'm just here to make sure you burn. ये कैफे सीन एनिमे वाले कैफे सीन की तरह बिल्कुल भी शांति प्रिय नहीं लग रहा है। उम्मीद है उन्होंने इसे पूरी तरह बर्बाद नहीं किया होगा, सही समय पे सही डायलॉग डाला होगा। और अब आगे आता है एक बहुत ही चिंताजनक डायलॉग। क्या बोला? फिर से बोल। वी आर नॉट द गुड गाइज एनीमोर। सच कहूँ तो ये डायलॉग डेथ नोट के पूरे कॉन्सेप्ट को हिला सकता है। पूरा डेथ नोट इसी पर बेस्ड है कि लाइट और एल अपने आप को सही मानते हैं, अपने आप को इंसाफ मानते हैं, इसीलिए एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। दोनों का ही इंसाफ के प्रति अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर लाइट अपने इंसाफ को सही नहीं मानता है तो वो ये कत्लेआम कर ही क्यों रहा है? पता नहीं ये लोग इस मूवी में इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, मैं इनके लाइट और एल को और ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, भले ही लाइट अपनी जान पे खेल के अपनी गर्लफ्रेंड को बचा रहा है। I mean, जब इन्होंने स्टोरी में और कैरेक्टर्स में इतने चेंजेस किए ही हैं तो क्यों ना हम उन्हें एक्सेप्ट कर लें। वैसे भी डेथ नोट एनीमे जो है वो एक अलग ही लेवल की चीज है, कोई कितनी भी कोशिश कर ले वहां तक नहीं पहुंच सकता। मूवी को उससे जितना ज्यादा कंपेयर करोगे मूवी उतनी ही बेकार लगेगी। वैसे भी सेम डेथ नोट हम एनिमे, ड्रामा, लाइव एक्शन और एनिमेशन मूवीज में बार बार देख चुके हैं और उन लोगों ने कसम से अपनी लाइव एक्शन में 1 रुपया भी नहीं लगाया। कम से कम इन्होंने थोड़ा पैसा तो लगाया है और मुझे ये अच्छा ही लग रहा है क्योंकि हमें कुछ नया देखने मिलने वाला है। आगे इस सीन में आप लाइट को किसी पुरानी बिल्डिंग में जाते हुए देख सकते हैं। वहाँ पीछे पहाड़ भी हैं और ये किसी भी एंगल से उस शहर जैसा नहीं लगता। हो सकता है लाइट यहाँ किसी चीज की छानबीन करने पहुंचा हो, शायद वो एल का असली नाम जानने के लिए ज्यादा मेहनत करने वाला है। हो सकता है कि ये बिल्डिंग वही अनाथालय है जहाँ एल का बचपन बीता हो। और अब जाते जाते आखिरी बात, मुझे इस मूवी की एक छोटी सी फुटेज मिली है। ये मूवी के लिए बहुत बड़ा स्पॉइलर हो सकता है तो इसे अपने रिस्क पर देखें। लगा दो भाई वीडियो। कंप्यूटर जी, वीडियो दिखाई जाए। तो ये वीडियो यही खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप इस मूवी के बारे में क्या सोचते हैं। बाकी इंतजार है 25 अगस्त का।